नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की बात में। मैं अभिसार शर्मा और इस कार्यक्रम में मेरे साथ हैं भाषा और उर्मिलेश। और आज जो 3 मुद्दे मैं आपके सामने लेकर आया हूं, मुद्दा नंबर 1, अरविंद केजरीवाल को घेरने का शिकंजा कसता जा रहा है मोदी सरकार की दबिश और उनके निशाने पर दिल्ली के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया, आबकारी नीति पर कार्रवाई। मुद्दा नंबर 2, बिल्किस बानो के 11 गुनाहगार रिहा, मगर कटघरे में न सिर्फ इस समाज की संवेदनाएं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति भी। मुद्दा नंबर 3, बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड में गडकरी बाहर, शिवराज सिंह चौहान बाहर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को जगह नहीं। क्या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2 लोगों की पार्टी है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह? इन तमाम चीजों की चर्चा होगी, मगर सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे अरविंद केजरीवाल के आसपास कस रहे शिकंजे की। अरविंद केजरीवाल की पार्टी कह रही है कि मनीष सिसोदिया पर जो दबिश डाली गई आबकारी नीति को लेकर, यह कहीं ना कहीं बताता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से बौखलाई हुई है आम आदमी पार्टी की तरक्की से। इत्तेफाकन आज की जो तमाम कार्रवाई हुई है उस दिन हुई है जब न्यूयॉर्क टाइम्स के पहले पन्ने पर दिल्ली सरकार के शिक्षा मॉडल की तारीफ की गई है। बड़ा प्रश्न, क्या मोदी सरकार अपने विपक्ष को खत्म कर देना चाहती है? और क्या मोदी सरकार के एजेंसीज के बेजा इस्तेमाल के चलते कई जो वाजिब मुद्दे हैं वो भी उनकी विश्वसनीयता खत्म हो जाती है? क्या है इस खबर का पंच? आइए सीधे चलते हैं उर्मिलेश के पास। अभिसार, देखिए, अगर भारत में सीबीआई इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशन एंड पार्टी एसोसिएशन सभी तरह के नेताओं पर, उनके भ्रष्टाचार पर अगर नज़र डालती, छापे मारती तो बात समझ में आ सकती थी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन के नेताओं पर निशाना बनाकर उनको परेशान करना, छापा डालना, मैं समझता हूं कि ये वो पहलू है जिस पर नज़र जाती है कि ये कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, वो भी गुजरात और हिमाचल के चुनाव से ऐन पहले। शुक्रिया उर्मिलेश जी। भाषा, इस मुद्दे पर क्या है आपका पंच? देखिए अभिसार, एक बात बहुत साफ है कि दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के लिए गले की फांस है। बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी उनकी दांव पे लगी। सिर्फ दिल्ली चुनाव ही नहीं, जिसका जिक्र अभी उर्मिलेश जी ने किया, गुजरात और हिमाचल को। लेकिन उससे बड़ी बात जो अभी साफ हो रही है कि इसकी आशंका लंबे समय से थी, और साथ ही साथ जिस तरह से आम आदमी पार्टी इस आबकारी नीति को लेकर डिफेंसिव प्ले कर रही थी, एक्शन नहीं कर रही थी, उससे भी संदेश साफ है कि जब सेंट्रल एजेंसीज की छाप होती है तब आप डिफेंसिव प्ले नहीं कर सकते। कितनी भी कोशिश करिए, जो केजरीवाल कह रहे हैं कि हम केंद्र के साथ काम करने को तैयार हैं, हम ये करने को तैयार हैं, बात वहां बनती नहीं। वेंडेटा पॉलिटिक्स है, बदले की राजनीति है। अभिसार, क्या है इस पर आपका पंच? इस मुद्दे पर मेरा पंच यह है कि कहीं ना कहीं यह पूरी जो प्रक्रिया है एजेंसीज के जरिए सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को टारगेट करना, यह पूरी प्रक्रिया जो है वो कटघरे में और उसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब इस मामले में कई जानकार कहते हैं कि ब्लैकलिस्टेड कंपनीज को तरजीह दी गई। यह भी दावा किया जाता है कि किस तरह से इस पैसे का इस्तेमाल पंजाब इलेक्शंस में किया, यानी कि कटघरे में केजरीवाल सरकार है, मगर जिस तरह से जांच एजेंसीज का बेजा इस्तेमाल होता है, जो वाजिब मुद्दे हैं वो भी कहीं ना कहीं दब कर रह जाते हैं। तो चलिए इस मुद्दे की हम चर्चा करते हैं। मेरे साथ मेरे 2 खास मेहमान हैं ही। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल लगातार कह रहे हैं कि भाई मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जा सकता है, ये पहले से ही वो लगातार कह रहे हैं। और हम ये ना भूलें कि उससे पहले एक श्रृंखला है, एक पूरी क्रोनोलॉजी है, जहां आपने महाराष्ट्र में विपक्ष पर निशाना साधकर सरकार को नेस्तनाबूद कर दिया, उसे ही खत्म कर दिया। शिवसेना अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है, और अब आम आदमी पार्टी। जैसे ही पंजाब में आप जो है शानदार सफलता हासिल करते हैं, उसके बाद यह दबिश डाली जाती है, सत्येंद्र जैन पर कार्रवाई होती है। यानी कि साफ है कि विपक्ष को खत्म कर दो 2024 से पहले। अभिसार, आपका जो सवाल है वो उस सवाल में जो आपने पहलू उठाए हैं, मैं समझता हूं कि वो जवाब वही है। और वो ये है कि भाई मौजूदा सरकार
अपोजिशन को पॉलिटिकली फाइट आउट नहीं करना चाहती और न कर सकती है। ऐसा लगता है कि वो विपक्ष के जितने भी दल हैं, राइट से लेकर लेफ्ट तक, सेंट्रिस्ट से लेकर के और लिटिल राइट विंगर आल्सो, किसी भी दल से वो राजनीतिक तौर पे अपना संघर्ष नहीं करती। उसको लगता है कि पॉलिटिकल डिबेट हो ही नहीं सकती। दरअसल सारे आप देखिए जितने बड़े नेता हैं इस सरकार के, कोई पॉलिटिकल डिबेट नहीं करता कि भाई नीतिगत मसले में कहां सरकार अच्छा कर रही है, कहां बुरा कर रही है। इस डिबेट में ही ये सरकार नहीं जाती। जैसे ही अपोजिशन कोई डिबेट उठाता है, दो काम होते हैं, या तो किसी दल के बड़े नेता पर छापेमारी शुरू हो जाती है, या फिर कोई ऐसी न्यूज क्रिएट कर दी जाती है कि लोग उधर उलझ जाते हैं, और या फिर छद्म राष्ट्रवाद का शिगुफा छोड़ दिया एग्जैक्टली। तो ये एक अंदाज हो गया है इस काम करने का इस सरकार के। मुझे लगता है कि अगर ये सरकार एक इंडिपेंडेंट किस्म का, अगर ये एजेंसीज हमारी होती, वो स्वतंत्र होती, सचमुच उनको छोड़ दिया जाता कि भाई आप कॉन्स्टिट्यूशनल और जो प्रशासकीय कानून है उनके हिसाब से काम कीजिए। जैसे मेरा ये मानना है कि भारत की सीबीआई की जवाबदेही सीधे पार्लियामेंट की कमेटी को होनी चाहिए। पार्लियामेंट्री कमेटी को अगर इसकी जवाबदेही दे दी जाए तो सरकार के शिकंजे से बाहर हो जाएगी। तब आप चाहे जिसको भी मोदी सरकार ये क्यों करना चाहेगी? आप तो बहुत ही ज्यादा एक आइडियलिस्टिक जो है सिनेरियो बता रहे हैं। दुनिया के कई डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ऐसा है, मगर भारत में तो एक छद्म लोकतंत्र चल रहा है। लोकतंत्र भी कहाँ है, लोकतंत्र भी एक तरह से सवालों में है। भाषा में आपसे जानना चाहता हूं, इसमें होता क्या है जब आप ये करते हैं? मसलन मेरे कुछ पत्रकार मित्र हैं, वो बता रहे हैं इस आबकारी नीति में जिस तरह से यू टर्न किया अरविंद केजरीवाल सरकार ने, आप शीला दीक्षित की जो आबकारी नीति है उसकी तरफ आप रुख कर गए। इस तरह की बात भी की जा रही कि कुछ ब्लैकलिस्टेड कंपनीज को भी तरजीह दी गई, ऐसा दावा किया जा रहा है कथित तौर पर। तो अब अगर इस मामले की विश्वसनीयता भी है, तो अब आम आदमी पार्टी को फिर भी उग्र होने का मौका मिल रहा है। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि वे हमसे असुरक्षित हैं, हमसे ईर्ष्या करते हैं, हमारी तरक्की से जल रहे हैं, इसलिए हम पर एक्शन किया गया। यानी कि उन्हें शहीद बनने का एक मौका मिल गया है, चाहे मुद्दे की विश्वसनीयता जो भी हो, उसकी क्रेडिबिलिटी जो भी हो। जी, और अभिसार मुझे लगता है कि कितना बड़ा घोटाला है, कितना बड़ा स्कैम है, क्योंकि निश्चित तौर पे अगर आपने नीति वापस ली तो उससे तो साफ है कि आपकी नीति में गड़बड़ी थी, जिसको लेके तमाम लोग, मेरा कहना है कि यहाँ पे दिल्ली में रहने वाले सिर्फ बीजेपी ही नहीं, बाकी और पॉलिटिकल पार्टीज भी उस पर सवाल उठा रही थी। लेकिन यहाँ मसला दूसरा है। मसला सिर्फ ये है कि यहाँ की आबकारी नीति तो दिखती है आपको, लेकिन गुजरात में जो इस समय देश का ड्रग कैपिटल है, जहां पर लगातार ड्रग्स उतर रहे हैं, वहां पर तो कोई एक चीटी बराबर काम नहीं होता। पता ही नहीं चलता कि जो करोड़ों रुपए के ड्रग्स आ रहे हैं। पंजाब के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए गुजरात ने, हजारों करोड़ के ड्रग्स मिल रहे हैं। वो भी जो खबरें हैं, वो खबरें जो छपी हुई हैं, अगर मान लीजिए कि जांच एजेंसी जिस आइडियल कंडीशन की उर्मिलेश जी बात कर रहे हैं, अगर वो होता तो पता चलता। और गुजरात का नौजवान सड़क पर उतर के बोल रहा है कि भाई हमें ड्रग्स नहीं, नौकरी चाहिए। तो ये जो एक दोहरा मापदंड नहीं, एक मेरा मानना है कि एक जो बदले की राजनीति में है कि आप एक स्टेट को खत्म करना, और इसलिए देखिए सिर्फ आबकारी नीति की बात नहीं है, आप लगातार देखिए कि प्रधानमंत्री रेवड़ी बांटने की बात कर रहे हैं, फ्री में देने की बात कर रहे हैं। तो ये जो एक मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है, इलेक्शन कमीशन में पहुंच गया। तो यानी आप पूरे के पूरे लोकतंत्र को अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से मैनेज करने की बात करते हैं। 10 लाख करोड़ रुपए की जो आप फ्रीबीज देते हैं, आप जो बैड लोन वेव ऑफ करते हैं, उसकी बात नहीं करते। तो दूसरी दिक्कत सबसे बड़ी है कि इसमें जो स्टेट के ऊपर ऑपरेशन है, उसको निपटाने की जो बात है वो बहुत खतरनाक है। और इस क्रम में आप केरल भी ना भूलें। केरल में भी इसी तरह के प्रोसेस चलाने की कोशिश है कि जितनी विपक्षी सरकारें हैं, मेरा सीधा सवाल है कि सिर्फ करप्शन बीजेपी सरकारों में है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में करप्शन नहीं है, हिमाचल में जो एक्सप्रेसवे बना उसमें नहीं है, अभी जो बांध मध्य प्रदेश में गिरा उसमें करप्शन नहीं है। वहां क्यों नहीं जांच हो रही है? मैं उर्मिलेश जी कुछ और यहां पर कहना चाहता हूं। देखिए, आम आदमी पार्टी, अब ये मामले की क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, कितना वजनदार केस है यहां पर सीबीआई का, वो तो जांच के बाद पता चलेगा। मगर कुछ और है, आम आदमी पार्टी के सामने एक इतिहास है।
उनके दिल्ली के 2 दर्जन से ज्यादा विधायकों के खिलाफ पुलिस में केस कर दिए गए थे। हाईकोर्ट ने कहा भाई तुम चार्जशीट तक फाइल नहीं कर रहे हो, सबको रिहा करना पड़ा। एक एक करके कोई भी एक विधायक, एक आध दो को छोड़ के जो है दोषी साबित नहीं हुआ, चार्जशीट तक नहीं खड़ी कर सके, तो ये तो साफ तौर पर हैरेसमेंट दिखाई देता है। सत्येंद्र जैन जिस तरह से अभी भी ईडी के उसमें भी कोर्ट ने कई मुद्दों पर सवाल खड़े किए थे, तो साफ तौर पर दिख रहा है कि आप उसकी जमीन खत्म कर देना चाहते हैं। असल में अभिसार हुआ यह है इस देश में कि जब से मौजूदा सरकार आई है, हम पहले की सरकारों को बिल्कुल दूध का धुला नहीं कहते। उन्होंने भी बहुत सारी गलतियां की और लगभग इसी तरह की शैली में वो भी काम करती थी, खासकर अपने विपक्षियों से निपटने में। लेकिन इसने उस पूरे तौर तरीके को क्लाइमेक्स पर पहुंचा दिया है और इतना विरूप कर दिया है, इतना हास्यास्पद उसको बना दिया है कि अब लोगों को शायद इस देश में भरोसा नहीं है कि जो वाकई करप्ट कौन है, करप्ट है भी कि नहीं है। अगर करप्ट है तो उसको करप्ट हम माने कि ना माने, ऐसा लगता है कि करप्शन और ईमानदारी की पूरी जो लड़ाई है उसको अविश्वसनीय बना दिया गया है पूरे नागरिक समाज में। जैसे अब जो पता चला कि बीजेपी का जो करप्ट है वो ईमानदार है, उसे कोई एजेंसी छू नहीं सकती, और अगर कोई दूसरी पार्टी का बेईमान है, करप्ट है, तो अगर वो बीजेपी में शामिल हो जाता है तो उसी सुबह उसी शाम वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। मैं इसकी एक मिसाल देता हूं, जो जिक्र यहां कर रहे हैं, क्या है, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं। महाराष्ट्र में संजय राठौर एक नेता थे, आपको याद होगा, वो उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री थे। एक लड़की की आत्महत्या के चलते उन्हें इस्तीफा दिलवाया गया, बीजेपी ने दबाव डाला। देवेंद्र फडणवीस खुद बैठे हुए थे कि 20 घंटे हो गए गिरफ्तारी क्यों नहीं, और उसको लेकर मीडिया में उसको लेकर मीडिया ने बवाल भी किया था। और अब जो है नीतीश कुमार के मामले में देखिए, अब जो संजय राठौर को फिर से मंत्री बना दिया गया, उसको लेकर मीडिया में कोई शोर नहीं। अब जो कार्तिकेय सिंह हैं जिन्हें लॉ मिनिस्टर बनाया गया, उसको लेकर मीडिया बहुत बवाल कर रही है, मगर संजय राठौर पे पूरी खामोशी है। ये भी बताता है दोहरे मापदंड विपक्ष और सत्ता। और देखिए यहां पर जब हम दिल्ली की बात कर रहे हैं तो ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि जिन आधार पर, मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी का जो आधार है, आम आदमी पार्टी का जो आधार है वो ये है कि वो एंटी करप्शन है, प्रो पुअर है, मतलब आप फ्री की पानी देते हैं, फ्री की बिजली देते हैं, 2 आधार हैं आप, और सर्विस देते हैं, शिक्षा देते हैं। 3 आधार पे आम आदमी पार्टी अपनी पॉलिटिकल माइलेज करती है, जिस पर आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं। लेकिन अब पूरा का पूरा जो अटैक है वह यह है कि आम आदमी पार्टी एक एंटी करप्शन मूवमेंट से पैदा हुई है, तो आप एस्टैब्लिश करेंगे कि वह करप्ट है। दूसरी चीज, आप ये एस्टैब्लिश करेंगे कि वह पूरी तरह से जो फ्री बीज या रेवड़ी दे रही है वो खराब है। तो पॉलिटिकली ग्राउंड विपक्ष का छीनना, मुझे लगता है उसके तहत ये सीबीआई की रेड्स देखी जानी चाहिए। बिल्कुल, और वो हमने महाराष्ट्र में भी देखा, हम झारखंड में भी देख रहे हैं, और आप जानते हैं ये सब तमाम चीजें हो रही है। विपक्ष में बिल्कुल भी एकता नहीं है। विपक्ष भी चाहती है कि भाई विपक्ष का वो धड़ा निपट जाए इसी के चलते, और यही वजह है कि मोदी सरकार के हौसले जो हैं बुलंद हो गए। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, आबकारी नीति में जो हकीकत है वो सामने आनी चाहिए। अगर केजरीवाल सरकार ने इस पर गड़बड़ की है, जिसके कुछ संकेत मिल भी रहे हैं हमें, तो वो कटघरे में हैं, उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। मगर ये पूरी विश्वसनीयता जो है इस प्रक्रिया की, उस पर सवाल खड़े हो गए। तो आज का दूसरा मुद्दा है, और वो समाज के लिए बहुत शर्मनाक है। बिल्किस बानो, उसके 11 गुनाहगार रिहा कर दिए गए। वो बिल्किस बानो जो प्रेग्नेंट थी, और उस वक्त उन दरिंदों, उन राक्षसों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। वो गिड़गिड़ाती रही, मगर उस पर अत्याचार जारी रहा। बिल्किस को लगा होगा कि उससे ज्यादा अब क्या उसके साथ अत्याचार हो सकता है, मगर 20 साल बाद उन्हें रिहा कर दिया गया, यह कहते हुए कि उनका अच्छा आचरण था। यहां तक कि भाजपा के एक एमएलए यह कह रहे हैं कि उनमें से कुछ ब्राह्मण हैं, वो संस्कारी हैं, वो कुछ गलत नहीं कर सकते हैं। यह समाज के चेहरे पर एक करारा तमाचा है। क्या है इस खबर का पंच, बताएंगे उर्मिलेश। अभिसार, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत जोर देती रही है, प्रचारित करती रही है कि वो धर्म को, संस्कृति को, चरित्र को बहुत महत्व देती है। लेकिन बिल्किस बानो का मसला हो, कठुआ का मामला हो या उन्नाव का मामला हो, जितने इस तरह के मामले हैं, सब में ऐसा देखा जाता है कि इस पार्टी के लोग, भले ऑफिशियल बैनर ना हो,
वो इस तरह की घृणित किस्म का अपराध करने वाले, जघन्य किस्म का कृत्य करने वाले लोगों के बचाव में खड़े हो जाते हैं, उनकी रिहाई के लिए काम करने लगते हैं और अपने हर कुकर्म को डिफेंड करते हैं। ये बड़ा शर्मनाक है। भाषा, क्या इस खबर का पंच बताएं? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये एक सदमे वाली खबर है। ये लोकतंत्र के लिए, हर भारतीय नागरिक के लिए और हर भारतीय महिला के लिए स्तब्ध करने वाली खबर है। और यह न्यू इंडिया है, ये वही न्यू इंडिया है जिसके बारे में ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले के प्राचीर से करते हैं। यह वह न्यू इंडिया की तस्वीर है, क्योंकि 15 अगस्त को ही इन 11 लोगों को रिहा किया गया। और दूसरी बहुत अहम बात, साफ है कि ये जो न्यू इंडिया है, इसमें बलात्कारी और हत्यारे जेल से बाहर रहेंगे और उनको सजा दिलाने वाले तीस्ता और बाकी लोग जेल के अंदर रहेंगे। यह न्यू इंडिया का नया नॉर्मल है। अभिसार, क्या है इस पे आपका पंच? इस मुद्दे पर मेरा पंच यह है कि ये समाज अंदर से पूरी तरह से गल गया है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि बलात्कारियों के पक्ष में खड़े होकर भी उन्हें वोट्स मिल सकते हैं, और उन्होंने बार बार दोहराया है। जिक्र भी किया भाषा ने यहां पर, कठुआ 2 मंत्री बलात्कारियों के पक्ष में रैली निकालते हैं। कुलदीप सिंह सेंगर एक पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया, मगर फिर भी वोट्स जो हैं बीजेपी को मिलते रहे। और अब इस मामले में सिर्फ इसलिए कि बिल्किस एक मुसलमान है, आप ये काम कर सकते थे। यह हमारे लिए शर्म की बात है। भाषा, मैं आपसे शुरुआत यहां पे करना चाहूंगा। जैसे आपने कहा कि कितने शर्म की बात थी कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुआंसे होकर कहते हैं कि महिला के साथ ऐसा हुआ, लोग गाली देते हैं, मुझे बड़ा बुरा लगता है। आई एम श्योर प्रधानमंत्री को भी पता होगा कि यह हरकत जो है की गई है गुजरात में, और फिर भी ये हुआ। सबसे गुजरात में, हाँ, मगर आप जानते हैं सबसे दुख की बात क्या है? भाजपा का एक एमएलए ये कहता है कि भाई उनमें से कुछ ब्राह्मण हैं, संस्कारी हैं, वो ऐसे काम नहीं करते हैं। आप सोच सकते हैं ये संवाद किस स्तर पर, किस निचले गंधले स्तर पर चला गया है। और देखिए, उससे भी आगे तुरंत ही मतलब जेल के बाहर जो हमने तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरह से उनको मिठाई खिलाई जा रही थी, टीका लगाया जा रहा था। सिर्फ वही नहीं, विश्व हिंदू परिषद बाकायदा फंक्शन करके उनको फैसिलिटेट करता है गुजरात में। तो ये जो सारा घटनाक्रम है, ये बता रहा है कि समाज में एक तबका इस तरह से क्रिएट किया गया है जो रेपिस्ट के पक्ष में है, जहां बलात्कारियों को हेल करना, उनका स्वागत करना, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये वही भारत है जहां मुस्लिम औरतों को जो बेचा जाता था सुल्लीबाई बुल्लीबाई डील्स में, वे सारे लोग जेल से बाहर हो गए, कोई जेल के अंदर नहीं है। तो ये जो एक मानसिकता पैदा कर दी है कि अगर आप अत्याचार मुस्लिम औरत पे करते हैं, आदिवासी पे करते हैं, दलित पे करते हैं, आपका पॉलिटिकल माइलेज बढ़ेगा, आपका कद बढ़ेगा। और मुझे इस बात की पूरी आशंका है कि जो लोग बाहर हुए हैं, ये जो गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, इसमें ये लोग अहम रोल अदा करेंगे। इनके कास्ट फैक्टर्स अहम रोल अदा करेंगे भाजपा के लिए वोट लाने में, जिसकी तैयारी ऑलरेडी शुरू हो गई है गुजरात में। मैं तो एक कदम और आगे जाना चाहूंगा यहां पर। मुझे ताज्जुब नहीं होगा इन 11 में से अगर टिकट्स भी दे दिए जाएं, राधेश्याम शाह को भी दे दिए जाएं। मतलब आपने हद कर दी है बिल्कुल। मतलब आप जो है एक महिला की अस्मिता को इस तरह से रौंद सकते हैं। क्या एक महिला की अस्मिता इस बात पर निर्भर करेगी कि वो किस धर्म से उसका नाता है? अभिसार, यही प्रधानमंत्री, क्या वाकई इतनी शर्मनाक बात है और आप खामोश बने हुए हैं उस पर? देखो अभिसार, यही इस देश का, इस समाज का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इतने जघन्यता को भी जायज ठहराकर कोई राजनीतिक पार्टी डंके की चोट पर कह सकती है कि वो अमुक धर्म या अमुक विचार का पैरोकार अपने को कहे और कहे कि हिंदुत्व के साथ वो है, ये संस्कृति है, ये भारत है, ये धर्म है, और फिर भी लोग चुनौती नहीं दे रहे हैं। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। दूसरी बात कि देखिए, इस पूरे मामले में, और सिर्फ बिल्किस का मामला नहीं, अनेक ऐसे मामलों को अगर आप देखें, हर जगह बचाव में कौन खड़ा हो रहा है? इसी तरह के लोग। अगर ये कहते हैं, और मीडिया, सबसे दुख की बात यह है, मीडिया तो मीडिया के अंदर काम करने वाली महिला पत्रकारों ने एक टिप्पणी नहीं की।
आप ये देखिए आश्चर्यजनक कि जंगल राज की वापसी मीडिया में हो गई है। हाँ बिल्कुल है कि बिहार में 48 घंटे के अंदर जंगल राज कहीं छुपा हुआ था, अचानक जंगल राज बाहर आ गया और वो टीवी चैनलों में फैल गया। लेकिन ये इतनी बड़ी नृशंस घटना, इतनी भयावह स्थिति, इस पर कोई डिस्कशन नहीं। मेरा ये कहना है कि देखिए जो स्थितियां ये बन रही हैं उसमें वो कहते हैं कि साहब 15 अगस्त 26 जनवरी ऐसे मौके पर रिहाई करने का राज्य को अधिकार है। बिल्कुल है, पहले भी रिहाइयां होती थी, हमें याद है नेहरू कैबिनेट से लेकर के और बाद के वर्षों में भी। लेकिन राजनीतिक बंदी जो सामाजिक कारणों से, और एक सेकंड जेल में बंद होते थे उनकी, आज आप देखिए अपने देश की जेलों में डॉक्टर अंबेडकर के घर के, उनके रिश्तेदारी के सज्जन आनंद तेल तुंबड़े बंद हैं। अपने देश में जेलों में कौन बंद है? गौतम नौलखा जैसे लोग बंद हैं। उनकी रिहाई के बारे में सोचने वाला न तो ये मेनस्ट्रीम मीडिया है न सरकार है। अपराधियों को छोड़ा जा रहा है जो बलात्कारी हैं, जो हत्यारे। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि क्या आप जानते हैं कि केंद्र सरकार गृह मंत्रालय का साफ तौर पर फरमान था जी। और उस फरमान में लिखा हुआ था कि 2 कैटेगरी के लोगों को रिहा नहीं किया, बलात्कारी, एक बलात्कारी और जिनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट भी है, और दूसरा जो आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। कानून तक की धज्जियां उड़ाई गई हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ी खामोशी से हरी झंडी देते हुए गेंद को गुजरात सरकार के पाले में डाला। ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि मई में ही राधेश्याम शाह जो एक जेल में बंद है इस मामले में, जो 11 लोग हैं जो छोड़े गए, उनको वो अपील करने गए थे। मेरा कहना यहाँ पे बहुत दूसरा है अभिसार, कि एक ढंग की नजीर, एक तरह का एग्जाम्पल बिल्किस के मामले में पेश किया गया है। वह यह है कि अगर महिला के साथ अत्याचार होता है, और महिला भी मामूली महिला नहीं, मैं बिल्किस को यहां से सलाम पेश करती हूं, वो भारतीय महिला का रिजिलियंस, रेजिस्टेंस शो करती है। मैंने उनका कई बार इंटरव्यू किया है। जिस तरह का साहस है उस महिला में, तो पहली चीज तो वो चाहते हैं कि महिला किसी भी के खिलाफ कितना अत्याचार हो कोर्ट में ना जाए, कोर्ट में जाके अगर न्याय हासिल कर ले तो भी हम बलात्कारियों को रिहा कर देंगे। इस तरह का एक नया मनुवादी जो स्ट्रक्चर है, कास्टिस्ट जो स्ट्रक्चर है, जहां पे औरत के सम्मान की कोई जगह नहीं है, उसको एस्टैब्लिश करते हुए ये पूरी रिहाई की गई है। एक त्वरित टिप्पणी, फिर मैं अगले विषय पे जाऊंगा। देखिए एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मुझे नजर आ रही है कि बिल्किस बानो के मामले में इतना विवाद हुआ है 3-4 दिनों में, अभी तक गुजरात के पुत्र, गुजरात के अपने को धरती पुत्र कहने वाले लोग हैं, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री बिल्कुल खामोश है। कोई टिप्पणी मैं तो एक कदम आगे जाना चाहूंगा, उनकी रजामंदी से क्यों नहीं हुआ होगा? देखिए अभिसार, मैं तो इस बात से सहमत हूं। एक प्रधानमंत्री 15 अगस्त को आके रुआंसे स्वर में कहते हैं कि महिलाओं का अपमान हो रहा है, फिर उसी दिन ये किया जाता है। मुझे तो लगता है कि 15 अगस्त को अगर आप रिहा कर रहे हैं, इससे ज्यादा देशद्रोह क्या होगा? और 100% आप मेरे स्वतंत्रता दिवस का अपमान कर रहे हैं जी। और 100% मेरा तो ये मानना है कि ये सहमति के बिना असंभव है कि उनको ना पता हो, क्योंकि ये पूरी प्रोसेस अपनाया गया है। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि इसमें गुजरात के एमएलए सहित बाकी लोग जेल कमेटी में थे जिन्होंने ये फैसला किया कि इनकी रिहाई होगी। तो ये तो ऊपर से लेकर नीचे तक एक डिजाइन है ताकि संदेश जाए देश की महिलाओं को कि वो बलात्कारियों को कहां और कैसे देखेंगे और कैसे लड़ेंगे उनसे। वाकई बहुत बहुत बड़ी त्रासदी है। कुछ देर के लिए कल्पना कीजिए, मैं जानता हूं मीडिया के जरिए जो संवाद, जो सोच समाज के अंदर पैदा कर दी गई है, हम हिंदू और मुसलमान के तौर पर विक्टिम को देखते हैं, मगर कुछ देर के लिए कल्पना कीजिए, बिल्किस, उसका कोई अपराध नहीं था, उसकी जिंदगी उजाड़ दी गई, 20 साल बाद उस नर्क से उसे फिर गुजरना पड़ रहा है, और ये समाज खामोश है। ये हमारे मुंह पर तमाचा है। और आज का तीसरा मुद्दा, जैसे कि आप जानते हैं, इस हफ्ते की जो तीसरी एक अहम खबर थी कि बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड का पुनर्गठन हुआ, और इस पुनर्गठन में 2-3 चीजें सामने उभर कर आई। मुद्दा नंबर 1, गडकरी बाहर हो गए, जो कि जिनके बारे में कहा जाता था कि वो मोदी सरकार के टॉप परफॉर्मिंग मिनिस्टर हैं। योगी आदित्यनाथ को जगह नहीं मिली, जबकि आप जानते हैं कि वो हीरो थे बीजेपी की, उत्तर प्रदेश चुनावों में शानदार जीत। शिवराज सिंह चौहान भी बाहर, और येदियुरप्पा, जिनका राजनीतिक जीवन खत्म हो गया था, उन्हें वापस लाया गया है। क्या है इस खबर का पंच? उर्मिलेश जी बताएं। देखिए अभिसार, पहले भारतीय जनता पार्टी के बारे में आमतौर पे जो पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, राजनीति के लोग हैं, सब लोग समझते थे कि ये आरएसएस सेंट्रिक पार्टी है। इस पार्टी की जो विचारधारा है उसको संचालित करने वाला
जो दल है, ये संगठन है, वो आरएसएस है, उसकी वैचारिकी पर चलती है ये पार्टी। अब ये लग रहा है कि सचमुच भारतीय जनता पार्टी अब आरएसएस के बजाय सिर्फ 2 व्यक्तियों द्वारा संचालित है, यानी ये मोदी जी और अमित शाह जी सेंट्रिक पार्टी हो गई है। और इसीलिए दोनों जो कमेटियां बनी, पार्लियामेंट्री बोर्ड और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, दोनों की संरचना यही बताती है। क्या इस खबर का पंच? भाषा बताएं। अभी सर देखिए, जहां उर्मिलेश जी ने छोड़ा है, मैं उससे आगे बढ़ाती हूं कि जिस तरह से वो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, उसी तरह से वो मुस्लिम मुक्त अपना पूरा स्ट्रक्चर रखते हैं। तो इसमें भी कोई मुस्लिम चेहरा नहीं है। और इसके साथ साथ जो उन्होंने बहुत काम किया है अहम, इसमें हरियाणा, तेलंगाना, कर्नाटक और वहां पे जो नया नेतृत्व उनको लग रहा है कि आगे आने वाले चुनाव को केंद्रित करके वो अपनी टीम बनाएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों की एंट्री यहां पर हुई है और साथ साथ जिन लोगों को एग्जिट किया गया है, संदेश साफ है, चाहे वो नितिन गडकरी हो या शिवराज चौहान, कि उनकी अब पारी आने वाले 2 सालों में लगातार कम होगी। अभी सर, क्या है इस पे आपका पंच? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसका एक छत्र राज इस वक्त देश पर है, बतौर संगठन ये उसकी उल्टी गिनती है। बेशक 2024 के चुनाव आप जीत जाएं, मगर जब पार्टी हम दो की बन के रह जाती है, क्योंकि देखिए सरकार के बारे में कहा जाता है कि ये हम दो हमारे दो की सरकार है, अब पार्टी जो है हम दो की बनकर रह गई है। कभी ना कभी ये जो आयरन हैंड से पार्टी के अंदर जो चलाया जा रहा है एक व्यक्ति के ईगो के हिसाब से, इसका खामियाजा बीजेपी कभी ना कभी जरूर भुगतेगी। मगर आप जानते हैं उर्मिला जी, सबसे जो चौंकाने वाली बात है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को जगह नहीं मिली। वो तो राइजिंग सुपरस्टार हैं भाजपा के। उत्तर प्रदेश में जो एक अरसे से कभी नहीं हुआ वो उन्होंने कर दिखाया। हालांकि एक फैक्ट ये भी है कि उत्तर प्रदेश में जीत की एक बहुत बड़ी वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा था। इनफैक्ट वो सबसे बड़ी वजह थी। आदित्यनाथ बाद में आते हैं, मगर आदित्यनाथ को जगह नहीं देना ये बताता है ये असुरक्षा की अति है। ये उत्तराधिकार युद्ध है। हमेशा लगता है जो नंबर 2 मानने वाले अपने को व्यक्तित्व हैं कि भाई अगली जो लड़ाई है अमित शाह वर्सेस आदित्यनाथ, या वही मैं कहने जा रहा हूं कि अगली जो लड़ाई है वो प्रधानमंत्री पद के लिए उसके प्रत्याशी के तौर पे, दावेदार के तौर पे माननीय गृह मंत्री और माननीय योगी आदित्यनाथ के बीच है। तो लिहाजा पहले ही रास्ता साफ करते जाओ, पहले ही ऐसी स्थितियां पैदा कर दो कि लोग पीछे हो जाए। क्योंकि देखिए पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है किसी भी पार्टी का, खासकर अपने जैसे देश में, और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, ये क्या तय करते हैं? ये तय कर देते हैं कि चुनाव में उम्मीदवारी कैसी होगी, किसकी होगी, क्या उसके तौर तरीके होंगे, क्या आधार होंगे उम्मीदवार बनाने के। और दूसरी बात, वो ये भी तय करते हैं खासकर पार्लियामेंट्री बोर्ड कि जो इलेक्शन ऑब्जर्वर्स हैं कैसे होंगे। चुनाव होने के बाद जो उम्मीदवारी तय की जाती है मुख्यमंत्री की या किसी भी चीज की, उसमें भी इनका रोल होता है, इंक्लूडिंग सेंट्रल पॉलिटिक्स। यानी चयन जब प्रधानमंत्री का होगा या किसी बड़े पद का होगा, उसमें भी ये कमेटियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, खासकर पार्लियामेंट्री बोर्ड। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये सब कुछ सोच समझ कर किया गया है। बिल्कुल। भाषा, गडकरी जी को हटाया जाना, हम ये ना भूलें कि गडकरी जी के बारे में अभी हाल में एक सर्वे भी आया था जिसमें कहा गया था वो सबसे ज्यादा परफॉर्मिंग मिनिस्टर हैं और वो सड़क को लेकर वो काफी सक्रिय भी रहे। मगर गडकरी जी का एक और पहलू है, वो आरएसएस से सबसे ज्यादा कनेक्टेड व्यक्ति हैं। हर 2 महीने में वो नागपुर जाते हैं और कहते हैं आरएसएस से उनका सबसे मजबूत कनेक्ट है और पुराना कनेक्ट है। बावजूद उसके उनके बाहर कर दिया गया। तो क्या मोदी और शाह कहीं ना कहीं आरएसएस को भी एक संदेश दे रहे हैं कि हमारे वर्चस्व के सामने, हमारी काबिलियत के सामने अब आरएसएस भी कुछ नहीं रहा? यानी कहां वो आरएसएस था जो वाजपेयी जी को परेशान करता था और कहां ये आरएसएस है जो पूरी तरह से नतमस्तक है मोदी और शाह के सामने। जी, और देखिए कि सिर्फ इतना ही नहीं, नितिन गडकरी के साथ ये भी एक फैक्टर है कि वो बहुत अमित शाह और मोदी खेमे के नहीं माने जाते और इसको बताने में वो कोई मौका भी नहीं चूकते रहे हैं। और पिछले दिनों जो एक पूरा लेटर चल रहा था जिसको लेके खबरें थी, कई पत्रकारों की नौकरी गई थी, जिसमें था कि बहुत से सांसद नाराज हैं, परफॉर्मेंस नहीं करने दिया जा रहा है, जिसके पीछे नितिन गडकरी का नाम भी लिया जा रहा था। तो एक बात तो बहुत क्लियर है कि यहाँ पे जो नए लीडर्स लेकर आए हैं,
चाहे वो हरियाणा से, तेलंगाना से, तमिलनाडु से, बाकी जो नए चेहरे आए हैं जी। वो चेहरे हैं जो इन लोगों के बहुत खास हैं, जिसपे ये आगे का दांव खेलने वाले हैं, जहां पे चुनाव होने वाले हैं। येदियुरप्पा उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि लिंगायत वोट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं और वहां पे जो रिजेंटमेंट है उसको कैसे मैनेज करेंगे। और साथ ही साथ एक नजीर ये जिसको आप कह रहे हैं कि हम दो हमारे दो, तो ये हम दो किन लोगों पर आगे का चेहरा, क्योंकि 2024 की लड़ाई शुरू हो गई है भाजपा के भीतर कि 2024 और उसके बाद के चेहरे कौन कौन से होंगे जिसपे इन दोनों की मुहर और अमित शाह की पकड़ जी। निश्चित तौर पर इस बार संगठन पे ज्यादा मजबूत है, ज्यादा जाहिर है, जैसे वो जाहिर भी कर रहे हैं। वो मुझे लगता है कि एक मुहर लगा दी है। बुनियादी तौर पे जो पूरा ढांचा है ये अमित शाह का ढांचा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भाषा और उर्मिलेश, आप दोनों का। तो इंडिया की बात में आज इन 3 मुद्दों की आपके सामने हमने चर्चा की और अपने दर्शकों से मैं चाहूंगा कि आप बताएं आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात। अभिसार, भाषा और उर्मिलेश को दीजिए इजाजत। नमस्कार।